आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त होती रहें। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा, कंजंक्शन बेस्ड टेंसेज एरर। इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले मेरा सभी से निवेदन है, आपको स्क्रीन पर जो एरर्स दिखाई दे रहे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप थोड़ा सा उनको देखें और हल करने की कोशिश करें। थोड़ा सा नोटिस करें, आप देख पा रहे होंगे ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और जब आप इनको रीड करोगे तो पाओगे कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं कहीं ना कहीं कंजंक्शन प्लस टेंस बेस्ड एरर्स हैं। तो आज आपका ये डाउट दूर होने वाला है। अगर आपको कहीं भी इन नेक्स्ट एग्जाम अगर आपको इस प्रकार के एरर्स मिलते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आज आप इस सेशन को देखने के बाद में ऐसे एरर्स आराम से पिक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो क्या है, व्हेन वर्सेस व्हाइल। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दोनों का जो हिंदी सेंस निकलता है वो क्या निकलता है भाई, जब या जबकि। इनका जो हिंदी सेंस निकलता है वो क्या निकलता है, जब या जबकि। अब थोड़ा सा पहले हम ये समझें कि व्हेन का स्ट्रक्चर क्या रहता है, फिर हम समझेंगे व्हाइल का स्ट्रक्चर क्या रहता है और इन द एंड हम समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। कब यूज करना है व्हेन का और कब यूज करना है किसका, व्हाइल का। क्योंकि हिंदी सेंस कहीं ना कहीं क्या निकलता है, जब या जबकि निकलता है। तो थोड़ा सा समझें। एक बात जो आपको समझनी है वो क्या समझनी है भाई, कि व्हेन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस। क्योंकि हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आज जो हम डिस्कस करने वाले वो क्या है, कंजंक्शन बेस्ड टेंसेज एरर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि व्हेन के साथ जुड़ा हुआ यह सेंटेंस है यह किस टेंस में हो सकता है। और जब तक आपको यह नहीं पता कि यह सेंटेंस किस टेंस में होगा, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि दूसरा सेंटेंस किस में होगा, या फिर आप कह सकते हो आप टेंसेज एरर पिक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जो व्हेन कंजंक्शन है वो किस किस रेफरेंस में यूज होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें सभी, जब व्हेन के साथ कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो आप दो तरीके से समझ कर चलेंगे। यह सेंटेंस आपका हो सकता है किस में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं क्या लिख रहा हूं समझेंगे सभी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यदि यह किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सामने क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या आएगा भाई, सिंपल फ्यूचर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, क्या ये सिंपल प्रेजेंट में ही होता है हमेशा, क्या सामने हमेशा सिंपल फ्यूचर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस में और हो सकता है, सिंपल पास्ट टेंस। किस में हो सकता है भाई, सिंपल पास्ट टेंस। और सामने वाला किस में हो सकता है, सामने वाला किस में हो सकता है भाई, या तो होगा आपका किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर किस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस होगा तो हो सकता है आपको किस में मिल जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिल जाए। तो इतना कन्फर्म है कि सामने क्या आएगा, फिर सिंपल फ्यूचर आएगा। अगर आपको क्या मिल जाए, व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस सिंपल पास्ट में मिल जाए, तो इतना कन्फर्म है कि सामने क्या आएगा, या तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहा होगा या फिर किसका रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का रहेगा। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख दूं, when he comes to me, comma, I will inform you। मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। जब वो क्या करेगा भाई, मेरे पास आएगा, या जब भी वो क्या करेगा मेरे पास आएगा, मैं क्या कर दूंगा, आपको सूचित कर दूंगा। कहने का मतलब ये वाला सेंटेंस आप किस में बना रहे हो, सिंपल प्रेजेंट में। किस में, सिंपल प्रेजेंट में। और सामने क्या आ रहा है भाई, सिंपल फ्यूचर। क्या रहा है, सिंपल फ्यूचर। इट मीन्स, थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ये वाला सेंटेंस किस में बन रहा है, सिंपल प्रेजेंट में, तो सामने क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। इट मीन्स अब यहां पर आप किसका यूज नहीं कर सकते, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज नहीं कर सकते, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। इतना तो कंफर्म हो गया कि यहां पर सिंपल प्रेजेंट है तो सामने क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। क्या ऑलवेज ऐसा होता है भाई कि इधर सिंपल प्रेजेंट आए तो सामने सिंपल फ्यूचर आए? नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस बात को आप नोट्स में समझेंगे।
जब कोई ऐसी कंडीशन हो जो क्या हो, ऑलवेज ट्रू हो, हम क्या शब्द यूज कर रहे हो, वेन एवर वी फाइंड अ कंडीशन दैट इज ऑलवेज ट्रू, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि वेन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस दूसरा किस में आ जाए, सिंपल फ्यूचर में आ जाए। वो किस में मिल सकता है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मिल सकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। वेन यू हीट आइस, जब आप क्या करते हो भाई, किसको गर्म करते हो, बर्फ को गर्म करते हो, इट टर्न्स इनटू वाटर, तो यह किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। कहने का मतलब अब जो आप यहां पर दिखाना चाह रहे हैं वो क्या है, एक जनरल ट्रुथ है। क्या है भाई, एक जनरल ट्रुथ है, या फिर आप कह सकते हो क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो कुल मिलाकर कॉन्क्लूजन यहां से क्या निकला है कि अगर आपको क्या मिल जाए, कोई जनरल ट्रुथ मिल जाए या फिर साइंटिफिक फैक्ट मिल जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों सेंटेंस किस में हो जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहने का मतलब ये आपका किस में रहा भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये भी किस में रहा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो थोड़ा सा आपने क्या समझा यहां पर, पहली प्रायोरिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच रखते हैं किससे, कंडीशनल सेंटेंसेस से, तो वही वाली थ्योरी यहां पर अप्लाई होती है। पहले वाले सेंटेंस में जब आप कहते हो कि व्हेन ही कम्स टू मी, जब वो क्या करेगा, मेरे पास आएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं सूचित कर दूंगा। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि व्हेन यू हीट आइस, जब आप क्या करते हो भाई, बर्फ को गर्म करते हो, ऑब्वियस ही बात है, एक नेचुरल फैक्ट है, एक जनरल ट्रुथ है, या फिर एक साइंटिफिक फैक्ट है कि यह किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो पा रहा होगा कि भाई वेन के साथ पहली प्रायोरिटी क्या है कि ये वाला सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सामने क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर। लेकिन यह कभी कभी क्या हो सकता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कब ये सिंपल प्रेजेंट रहेगा और कब ये सिंपल फ्यूचर रहेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, क्योंकि हमने साथ में क्या लिखा है, वेन एवर भी लिखा है, तो ध्यान देना, जब भी वेन एवर आ जाए, क्या आ जाए, वेन एवर। एक और नोट करके समझ रहे हैं हम, जब भी आपको क्या मिले भाई, वेन एवर मिले, वेन एवर माई फादर कम्स होम, जब भी मेरे पिताजी कहाँ आते हैं भाई, घर पर आते हैं, तो क्या लाते हैं, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। मैंने क्या लिखा है थोड़ा समझेंगे। व्हेनेवर दर्शा रहा है किसी चीज को, किसको, फ्रीक्वेंसी को, यानी जब भी मेरे पिताजी कहां पर आते हैं, घर पर आते हैं, तो वो क्या लाते हैं, मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं। कहने का मतलब जब भी आपको कंडीशन मिल जाए किससे, व्हेनेवर से, किससे, व्हेनेवर से, तो ध्यान देना इस वाली कंडीशन में दोनों के दोनों सेंटेंस किस में रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहते हैं। यानी कहने का मतलब अब आपको किसका यूज नहीं करना है, सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं करना है, दोनों के दोनों सेंटेंस किस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनेंगे। क्यों बनेंगे, रीजन क्या है, हम क्या बता रहे हैं भाई, एक रेगुलर हैबिट को बता रहे हैं, कस्टम को बता रहे हैं कि उनका क्या है, जब भी वो कहां पर आते हैं, घर पर आते हैं, ये क्या है, एक उनकी कस्टम है, हैबिट है कि वो क्या लाते हैं, बहुत सारी मिठाइयां लाते हैं। तो आई थिंक आपका यहां पर वेन का और वेन एवर का क्लियर हो पा रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको पहला सेंटेंस मिल जाता है तो दूसरा सेंटेंस या तो किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा, या फिर किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। लेकिन जब भी आपको केस मिल जाए देखने को किसका, वेन एवर का, तो इट मीन्स यह ऑलवेज दोनों के दोनों सेंटेंसेज किस में रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भाई, किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वो भी किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था भाई, वेन के साथ क्या आ सकता है, सिंपल पास्ट टेंस भी आ सकता है, और अगर इधर क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो इसका मतलब सामने आपको या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिक्र मिलेगा, या फिर किसका मिलेगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र मिलेगा। अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देंगे।
कभी कभी क्या होता है, आपको एक ही सेंटेंस में दो एक्शन देखने को मिलते हैं और जिनमें से एक क्या होता है प्रेसीडिंग एक्शन होता है और एक क्या होता है सक्सीडिंग एक्शन होता है। मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी हमें एक सेंटेंस में क्या मिल जाते हैं, दो एक्शन देखने को मिल जाते हैं। कितने एक्शन भाई, दो एक्शन, और उनमें से एक एक्शन क्या होता है प्रेसीडिंग एक्शन, क्या होता है प्रेसीडिंग एक्शन, और एक क्या होता है आपका सक्सीडिंग एक्शन। क्या होता है भाई, सक्सीडिंग एक्शन। आगे आने वाली कंजंक्शन बिफोर एंड आफ्टर, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर हम वेन का जिक्र समझ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको भी हमें समझना पड़ेगा। प्रेसीडिंग एक्शन इन इजी लैंग्वेज मैं आपको समझा दूं किसको कहते हैं, पहले समाप्त होने वाले कार्य को। किसको भाई, पहले समाप्त होने वाले कार्य को। और सक्सीडिंग एक्शन कहते हैं किसको, बाद में समाप्त होने वाले कार्य को। कहने का मतलब जब भी आपको एक सेंटेंस में दो एक्शंस मिले और उनमें से एक क्या रहा हो, प्रेसीडिंग एक्शन रहा हो, कहने का मतलब एक कार्य पहले समाप्त हो और उसके बाद क्या हो, दूसरा कार्य समाप्त हो, तो ऐसी अवस्था में जो प्रेसीडिंग एक्शन है, पहले समाप्त होने वाला कार्य है, वह हमेशा बनता है किसमें भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में समाप्त होने वाला कार्य है वो किसमें बनता है भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक चीज देखनी है हमें। यहां पर हमने क्या कहा था कि वेन के साथ जब किसका जिक्र आ जाए, सिंपल पास्ट टेंस का, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा होता है कौन सा, प्रेसीडिंग एक्शन वाला और सक्सीडिंग एक्शन वाला। साथ ही साथ वो दूसरा सेंटेंस है, मैंने क्या बोला, वेन के साथ क्या आ जाए, पहले सिंपल पास्ट टेंस आ जाए, तो सामने वाले दूसरे सेंटेंस में क्या आ सकता है भाई, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जिक्र आएगा या फिर किसका जिक्र आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र आएगा। थोड़ा सा समझते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल लिख लूं मैं, when I reached home, when I reached home, our guests had gone। मैंने क्या लिखा है कि जब मैं कहां पहुंचा, घर पहुंचा, तो जो हमारे अतिथि थे वो क्या थे, जा चुके थे। इसका मतलब आप इस सेंटेंस को यूज कर रहे हो किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। और सामने वाला किसमें यूज कर रहे हो आप, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मैंने क्या बोला था कि जब वेन के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस किसमें मिल जाए, सिंपल पास्ट टेंस में, तो आने वाला सेंटेंस या तो क्या हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर क्या हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कहीं ना कहीं इसमें जो कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, प्रेसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन। कहने का मतलब जब मैं घर पहुंचा तो आवर गेस्ट है गॉन, हमारे जो अतिथि वो जा चुके थे। तो अब यहां से क्लियर हो पा रहा होगा कि ये वेन वाला सेंटेंस जब हमें किसमें मिल जाए, सिंपल पास्ट में, तो इतना कन्फर्म है कि सामने या तो पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर क्या आएगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पास्ट और पास्ट में हो चुका है, तो यहां पर हैड गॉन का यूज आप करोगे। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस लिखूं मैं, when I reached home, my children were playing in the garden। थोड़ा समझे भाई इसको। अब मैंने क्या लिखा है कि when I reached home, अब भी ध्यान देना, ये वाला जो सेंटेंस है किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में है। कहने का मतलब इस वाले में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ये हमेशा किस में रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। लेकिन अब थोड़ा सा इस एक्शन को नोटिस करें, ये कैसा एक्शन है भाई, ऑनगोइंग प्रोसेस है। कब है, ऑनगोइंग प्रोसेस इन पास्ट टेंस है। जब मैं कहां पहुंचा, घर पहुंचा, तो मेरे बच्चे क्या कर रहे थे, बगीचे में खेल रहे थे। इट मीन्स ये जो टेंस आप यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस यूज कर रहे हो भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई थिंक आपको वेन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे वन बाई वन।
अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आप कोई सा भी कंपटीटिव एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहां से 100% आपको एरर किसी न किसी रूप में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे थे वो कंजंक्शन बेस्ड टेंसेज एरर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। फिलहाल हमने जो डिस्कस कर लिया वो किसको डिस्कस कर लिया है, व्हेन को डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला था भाई, व्हेन के जैसा ही स्ट्रक्चर एक और होता है, और वो क्या होता है, व्हाइल। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। जब भी आपको किसका यूज मिले, व्हाइल का, और उसके साथ आपको क्या मिले, सेंटेंस फर्स्ट, और साथ ही साथ क्या, सेंटेंस टू। तो क्योंकि हम बता रहे थे कि व्हेन से जुड़ा हुआ सेंटेंस जब किस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में, तो सामने या तो क्या आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर क्या आता है भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब थोड़ा सा इसको समझें। जब भी आपको कोई सेंटेंस मिले किससे जुड़ा हुआ, व्हाइल से जुड़ा हुआ, तो यह सेंटेंस हमेशा रहता है, किसमें रहता है भाई, मैं क्या लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान देंगे इसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस किसमें रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और सेंटेंस टू या तो मिलेगा आपको किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या फिर मिलेगा आपको किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। थोड़ा समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूं कि दोनों का जो हिंदी सेंस निकलता है वो क्या निकलता है, जब या फिर जबकि। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, कि जब भी दोनों का हिंदी सेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, जब या जबकि निकलेगा। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड व्हाइल। भाई कब यूज करें हम, तो थोड़ा समझें इस बात को। एक सेंटेंस लिख दूं मैं, व्हेन I was watching TV, my children were playing in the garden। जब मैं क्या कर रहा था भाई, टीवी देख रहा था, मेरे बच्चे क्या कर रहे थे, बगीचे में खेल रहे थे। अब थोड़ा सा नोटिस करना, मैं जो हिंदी सेंस यहां पर यूज कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कंपटीटिव एग्जाम तक पहुंचने के लिए उसके कॉन्सेप्ट पर आपको वर्क करना पड़ेगा। यदि कॉन्सेप्ट पर आप वर्क नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं इन कंजंक्शंस को आपको हिंदी से रिलेट करके पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ा देखें भाई, जब मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, तो क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जब और जब के क्या निकलते हैं, दोनों के सेंस निकलते हैं। अब यह वाला जो सेंटेंस है थोड़ा देखें, अगर आप कहें तो इसमें कंजंक्शन बेस्ड एरर हो सकता है। क्या हो सकता है, कंजंक्शन बेस्ड एरर हो सकता है। तो यहां पर आप किसका यूज करोगे, व्हाइल का यूज करोगे। क्यों यूज करोगे भाई, रीजन क्या है, अगर सेंटेंस आपको क्या मिल जाए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो प्रीफरेबल जो रहता है वो कंजंक्शन किसका यूज रहता है, वो व्हाइल का यूज रहता है। क्योंकि दोनों के दोनों सेंटेंसेज क्या शो करा रहे हैं, टू सिमल्टेनियस एक्शंस को। किसको, टू सिमल्टेनियस एक्शंस को, यानी दो समानांतर कार्यों को। किसको भाई, समानांतर कार्य। और जब भी आपको क्या मिल जाए, दो समानांतर कार्य एक साथ होते हुए मिल जाएं, समानांतर का मतलब ही होता है क्या होना, दो एक्शन का साथ साथ होना, तो वहां पर आपको किसका यूज करना है, व्हाइल का। और ध्यान देना है कि दोनों के दोनों सेंटेंस किस में रहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्लियर हो पा रहा होगा भाई कि जब भी ये वाला किस में मिले, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आपको किसका यूज करना है, व्हाइल का। अब थोड़ा सा एक कंडीशन और समझते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है, व्हाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस किस में रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन दूसरा सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं भाई, या तो किस में रहेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो समझ लिया हमने, या फिर किस में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। थोड़ा समझते हैं। एक सेंटेंस लिख दूं मैं, व्हाइल आई वाज क्रॉसिंग द रोड, I met with an accident।
अब थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें भाई। जब मैं क्या कर रहा था, रोड को पार कर रहा था, मेरे साथ क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। अब आपने क्या किया भाई, इस सेंटेंस को किस में बनाया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में बनाया भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसका यूज किया, वाइल का। क्या मैं व्हेन का यूज नहीं कर सकता यहां पर, नहीं करेंगे। रीजन क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, सिमल्टेनियस एक्शन को दर्शा रहा है, तो इसका मतलब हम किसका यूज करेंगे, वाइल का। अब मेरे साथ क्या हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्योंकि मैं क्या कर रहा था, रोड पार कर रहा था, उसी दौरान क्या हुई, दुर्घटना हुई, तो दो एक्शंस का यानी एक साथ होना पाया गया, और इसलिए हमने किसका यूज किया यहां पर, वाइल का यूज किया। पहला सेंटेंस किसमें बना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगला सेंटेंस किसमें बना, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ध्यान देना, वाइल के साथ कौन सा, या तो आपको जिक्र मिलेगा किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, या फिर किसका जिक्र मिलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो आई थिंक अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे व्हेन को लेकर और वाइल को लेकर। डिफरेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड वाइल, कब यूज करना है व्हेन का और कब यूज करना है वाइल का। कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, वो बिफोर वर्सेस आफ्टर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब बिफोर से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस आएगा तो हमें किस में यूज करना है, आफ्टर से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस आएगा तो हमें किस में यूज करना है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी सेंटेंस में आपको दो एक्शन दिखाई दें, और वो दो एक्शन कैसे हों, जब भी सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे भाई, दो एक्शन दिखाई दें, और वो दो एक्शन कैसे हों, एक उनमें प्रोसीडिंग एक्शन रहा हो, क्या रहा हो, प्रोसीडिंग एक्शन। और पहले ही बता चुका हूं बेटा मैं, प्रोसीडिंग एक्शन क्या होता है, पहले समाप्त होने वाला कार्य। कौन सा भाई, पहले समाप्त होने वाला कार्य, और दूसरा सक्सीडिंग एक्शन। कौन सा भाई, सक्सीडिंग एक्शन, कहने का मतलब बाद में समाप्त होने वाला कार्य। कौन सा, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। तो कभी भी आपको दो एक्शंस का जिक्र मिले जिसमें एक क्या रहा हो, प्रोसीडिंग एक्शन रहा हो, और एक क्या रहा हो, सक्सीडिंग एक्शन रहा हो, तो आप जानते हो कि प्रोसीडिंग एक्शन को आपको किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कहने का मतलब आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद किसका यूज करोगे, हेड का यूज करोगे, उसके बाद B3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सक्सीडिंग एक्शन को किस में बनाओगे भाई आप, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद क्या लगाओगे, B2 लगाओगे, और उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा यहां पर हम इसको हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी लेकर चलेंगे। अक्सर उन्हें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब भी ऐसे सेंटेंस मिल जाएं तो वहां पर आपको क्या करना है, कैसे बनाना है। बहुत बड़े बड़े सूत्र में याद करने पड़ते हैं। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, कोई सूत्र याद नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखो, कभी भी आपको कोई सेंटेंस मिल जाए, एक सेंटेंस लिख लूं, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे। सूर्य निकलने से पहले हम खाना खा चुके थे। एक और सेंटेंस लिख लूं मैं, चपरासी के घंटी बजाने के बाद हम स्कूल पहुंचे। मैंने क्या बोला, कभी भी आपको इस प्रकार के सेंटेंसेज मिल जाए तो पहली बात तो ये समझने की है कि ये क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस हैं। क्या कह रहे बेटा हम, क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस है। रीजन क्लॉज रिलेटेड का, क्योंकि आप किससे जोड़ रहे हो, एक कंजंक्शन से दो सेंटेंसेज को जोड़ने का कार्य कर रहे हो, और वो कंजंक्शन कौन सी है, बिफोर और आफ्टर वाली है। तो इसका ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस कैसे रहे होंगे, क्लॉज रिलेटेड सेंटेंस रहे होंगे। और जब भी हम ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो बहुत समस्या आती है। मैंने क्या बोला है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपको क्या देखने को मिलते हैं, दो एक्शन। क्या देखने को मिलते हैं भाई, टू एक्शंस। और उन टू एक्शंस को
आपको क्या रिकॉग्नाइज करना है कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है और बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, बस इतना सा रिकॉग्नाइज कर लो, ट्रांसलेशन बहुत इजीली आप कर पाओगे। मैंने क्या बोला भाई, एक रहा होगा उसमें क्या, प्रेसीडिंग एक्शन, और दूसरा क्या रहा होगा, सक्सीडिंग एक्शन। कहने का मतलब सूर्य निकलने से पहले हम खाना खा चुके थे, इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है, आप कहोगे आपका खाना खाना। इसका मतलब सूर्य बाद में निकला और हमने खाना पहले खा लिया था, तो यह रहेगा हमारा, क्या रहेगा भाई, थोड़ा बताओ इसको, प्रेसीडिंग एक्शन। क्या रहेगा यह हमारा प्रेसीडिंग एक्शन। कौन सा एक्शन रहेगा यह हमारा, प्रेसीडिंग एक्शन। और यह वाला एक्शन कौन सा रहा होगा हमारा, सक्सीडिंग एक्शन। क्या रहा होगा, सक्सीडिंग एक्शन। अब थोड़ा सा नीचे वाला सेंटेंस देखें, चपरासी के घंटी बजाने के बाद हम स्कूल पहुंचे। अब थोड़ा सा मुझे बता दो इसमें प्रेसीडिंग एक्शन कौन सा है। आप स्कूल पहले पहुंचे कि घंटी पहले बजाई चपरासी ने, तो आप कहोगे कि यह वाला जो है चपरासी के घंटी बजाने के बाद, कहने का मतलब यह आपका क्या रहा होगा, प्रेसीडिंग एक्शन रहा होगा। क्या रहा होगा, प्रेसीडिंग एक्शन। और यह क्या रहा होगा आपका, सक्सीडिंग एक्शन। क्या रहा होगा, सक्सीडिंग एक्शन। इन हिंदी आप कह सकते हो भाई पहले समाप्त होने वाला कार्य और बाद में समाप्त होने वाला कार्य। इट मीन्स फिलहाल आपने क्या पिक कर लिया, एक सेंटेंस में क्या पिक कर लिया है, एक्शंस को पिक कर लिया है कि कौन सा प्रेसीडिंग एक्शन है और कौन सा सक्सीडिंग एक्शन है। अब क्या कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है। मैंने क्या कहा था, प्रेसीडिंग एक्शन बना देना है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सक्सीडिंग एक्शन बना देना है किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। बहुत इजीली आप इसको बना सकते हो। लेकिन इसको बनाने से पहले अब थोड़ा सा हम, क्योंकि वर्क कर रहे हैं किस पर, बिफोर और आफ्टर पर, टेंस रिलेटेड एरर्स, तो थोड़ा इस बात को समझते हैं। जब भी आपको सेंटेंस फर्स्ट मिले और उसके बाद आपको क्या मिल जाए, बिफोर कंजंक्शन मिल जाए, और उसके बाद क्या मिले आपको, सेंटेंस टू मिले, तो ध्यान देना यह वाला सेंटेंस मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, बिफोर के पूरे जो बाद वाला सेंटेंस है यह किस में बनता है आपका, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। और यह वाला जो सेंटेंस है यह किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए नहीं पूछेगा, बल्कि वो तो क्या देगा, सीधा सेंटेंस देगा, और आपको खुद ही पिक करना है उसमें कि क्या वास्तव में एरर उसमें रहा है। क्योंकि फिलहाल हम यहां कैसे समझ रहे हैं, हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं, तो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि भाई ये प्रेसीडिंग एक्शन है और ये सक्सीडिंग एक्शन है। लेकिन जब आपको एक सीधा एग्जांपल मिलेगा तो वहां पर ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि प्रेसीडिंग एक्शन कौन सा है, सक्सीडिंग एक्शन कौन सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है भाई, उसका सॉल्यूशन बस इतना सा है, कुछ मत करो, इतना ध्यान रखो कि बिफोर से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है वो हमेशा किस में रहता है, सिंपल पास्ट टेंस में, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए। और आफ्टर वाला स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं भाई, सेंटेंस फर्स्ट, उसके बाद क्या है, आफ्टर, और उसके बाद क्या है, सेंटेंस टू। तो ध्यान देना कि यह हमेशा रहता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यह वाला किसमें रहेगा भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। मैंने क्या बोला है कि जरूरी नहीं है कि आपको यह वाला सेंटेंस बाद में मिले, यह सेंटेंस कहां मिल सकता है, पहले भी मिल सकता है। दो एग्जांपल लिखता हूं, दो एग्जांपल से अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने क्या लिख दिया, सूर्य निकलने से पहले हम खाना खा चुके थे, यानी वी हैड ईटन फूड बिफोर द सन रोज। थोड़ा सा मैच कर लें, सेंटेंस फर्स्ट हमने किस में बनाया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया है, उसके बाद किसका जिक्र किया है हमने, बिफोर का जिक्र किया है, और बाद में सेंटेंस टू हमने किस में बनाया है भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। नीचे वाला सेंटेंस देखें भाई, चपरासी के घंटी बजाने के बाद हम स्कूल पहुंचे, वी रीच्ड स्कूल आफ्टर द प्योन हैड रंग द बेल। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस को दो प्रकार से समझना है। एक तो उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जिन्हें ट्रांसलेशन समझना है, आपको क्या कर लेना है भाई, सिर्फ प्रेसीडिंग एक्शन और सक्सीडिंग एक्शन का पता लगा लेना है, चाहे वो किसका रहा हो, बिफोर का रहा हो, आफ्टर का रहा हो।
कंजंक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना है वो किससे है भाई? एक्शंस से है। मुझे बस क्या करने हैं? एक्शंस रिकॉग्नाइज करने हैं, चाहे वो बिफोर से बना हुआ हो चाहे वो किससे आफ्टर से हो। बस मैं ये पता लगा लूंगा कि प्रोसीडिंग एक्शन कौन सा है और ये पता लगा लूंगा सक्सीडिंग एक्शन कौन सा है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। कहने का मतलब प्रोसीडिंग एक्शन आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे और सक्सीडिंग एक्शन आप किसमें बनाओगे? सिंपल पास्ट टेंस में बनाओगे। जब आप ये कहते हो सूर्य निकलने से पहले हम खाना खा चुके थे, तो यह आपका क्या रहा होगा? प्रोसीडिंग एक्शन, अर्थात पहले समाप्त होने वाला कार्य। आप क्या बना दोगे भाई इसको? बी हैड ईटन फूड, कब? बिफोर, किससे पहले? सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन रोज। दूसरा, चपरासी की घंटी बजाने के बाद हम स्कूल पहुंचे। प्रोसीडिंग एक्शन आसानी से समझ पा रहे होंगे, पहले कार्य कौन सा हुआ भाई? चपरासी का घंटी बजाना, और उसके बाद दूसरा एक्शन क्या हुआ? हमारा स्कूल पहुंचना। तो इसका मतलब बी रीच्ड स्कूल कब? आफ्टर द पियोन हैड रंग द बेल। आई थिंक आपका यहाँ पर यह फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा कि कैसे करके इन एरर्स को हमें सही करना है और कैसे करके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के ट्रांसलेशन को हमें करना है। अब क्योंकि हम डिस्कस करने वाले थे क्या कि इन पर बेस्ड एरर कैसे बनते हैं, तो आई थिंक यहां तक आपने क्लियर कर लिया होगा। एक दो एरर मैं आपके सामने लिखता हूं। अब क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा था, एरर आपको मिलेगा, सीधा एरर मिलेगा। अब यहां पर क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है आपको, तो अब ये खुद ही पता लगाना पड़ेगा कौन सा इसमें प्रोसीडिंग एक्शन है और कौन सा इसमें सक्सीडिंग एक्शन है। अगर मैं थोड़ा सा देखूं, बिफोर ही केम टू मी, और यहां पर देखूं ही लर्नड हिज लेसन। अब मुझे न तो ये पता चल पा रहा है कि भाई इसमें प्रोसीडिंग एक्शन कौन सा है और न ये पता चल पा रहा है कि सक्सीडिंग एक्शन कौन सा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट फॉलो कर लेना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? बिफोर वाला सेंटेंस चाहे वो पीछे आए चाहे वो आगे आए, वो हमेशा किस में बनता है? सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। थोड़ा सा देखें, बिफोर ही केम टू मी सही है भाई, सिंपल पास्ट टेंस में है। और दूसरा वाला सेंटेंस यानी सेंटेंस वन, ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पर क्या यूज करोगे आप? हैड, ही हैड लर्नड हिज लेसन। आप चाहें तो इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ही हैड लर्नड हिज लेसन बिफोर ही केम टू मी। आप किसी प्रकार, दोनों प्रकारों को आप लिख सकते हो। आगे बढ़ें। आफ्टर सी हैड हर ब्रेकफास्ट सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। थोड़ा सेंटेंस को समझें, यहां पर भी वही समस्या आ रही है भाई, कौन सा प्रोसीडिंग एक्शन रहा है, कौन सा सक्सीडिंग एक्शन रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें। अब हम क्या करें? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस चाहे वो पहले आए चाहे वो कहां पर आए भाई, पीछे आए, वो हमेशा किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। इट मींस अब यहां पर ये हेड किसका काम कर रहा है, पता लगाइए भाई। अब यहां पर जो हेड काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? B2 का। पीछे वाला सेंटेंस देख ले भाई, ये वाला सही है। थोड़ा देखें यहां पर सिंपल पास्ट टेंस में, तो ये तो सही है सेंटेंस। तो कहीं ना कहीं इस भाग में एरर रहा होगा। अब क्या एरर रहा होगा? आपने क्या कहा है भाई, आफ्टर से जुड़ा हुआ सेंटेंस हम किस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा? यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा? हैड। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि भाई आफ्टर सी हैड, हैड नहीं। नाश्ता, जब आप खाने का जिक्र करते हो कि वो अपना नाश्ता खा चुका है, तो आप क्या लगा सकते हो वहां पर? हैव का यूज भी कर सकते हो। किसके रेफरेंस में? खाना खाने के रेफरेंस में या नाश्ता करने के रेफरेंस में। तो यहाँ पर जो हेड है ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। अब जो यहाँ पर हेड यूज कर रहे हैं वो किसका कार्य कर रही है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पहले किसका कार्य कर रही थी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का। नाउ इट इज फंक्शनिंग एज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहा होगा। आगे बढ़े। बिफोर द मैच वाज ओवर, यानी मैच जो समाप्त हुआ उससे पहले भाई सभी प्लेयर्स कैसा खेले थे? बहुत अच्छा खेले थे। अब थोड़ा समझें, क्या यह स्ट्रक्चर सही है? बिफोर द मैच वाज ओवर, थोड़ा समझ लेते हैं भाई। आपने कहा कि बिफोर से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, किससे जुड़ा हुआ? बिफोर से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस वो किस में बनता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो भाई यह सेंटेंस तो सही है। यह जो बना हुआ है वो किस में बना हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस में ही बना हुआ है। आपके मन में आएगा कि बाज आ रहा है भाई, तो ध्यान देना कि बाज यहां पर किसका कार्य कर रहा है? B2 का। किसका कार्य कर रहा है? B2 का। ओवर किसका कार्य कर रहा है यहां पर? एडजेक्टिव का। आगे बढ़े भाई। अब ऑल द प्लेयर्स प्लेड वेरी वेल, तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में मुझे एरर नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था? दूसरा सेंटेंस किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर क्या? हैड प्लेड। मैंने क्या बोला था? आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऑल द प्लेयर्स हैड प्लेड वेरी वेल बिफोर द मैच वाज ओवर। आई थिंक बिफोर और आफ्टर को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली डॉट 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 व्हेन ऑब्लिक बिफोर, यहां से एरर आपको दो रूपों में देखने के लिए मिलेगा। पहले तो कंजंक्शन रिलेटेड एरर मिल जाता है भाई,
इनके बाद हमेशा किसका यूज करना है, कंजंक्शन व्हेन या बिफोर का यूज करना है। अगर आपको इनके बाद और कोई कंजंक्शन मिल जाती है तो इसका मतलब वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। दूसरी बात, क्योंकि यहां पर हम साथ ही साथ क्या देख रहे हैं, टेंस रिलेटेड एरर भी देख रहे हैं, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है वह किस में रहेगा, इस बात को भी हमें समझना है। अब थोड़ा सा देखें भाई, समझें इस बात को। मैंने क्या बोला, हार्डली ऑब्लिक स्केर्सली के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस जो है वह किस स्ट्रक्चर में रहेगा, तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यह हमेशा आपको बनाना है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दूसरा वाला सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। कहने का मतलब इससे जस्ट बिफोर हम क्या कंप्लीट करके आए हैं, बिफोर और आफ्टर का यूज करके कंप्लीट आए हैं। और वहां पर हमने क्या बोला था कि व्हेन और बिफोर से जुड़ने वाला सेंटेंस हमेशा किसमें रहता है, सिंपल पास्ट टेंस में। कब, जब हमें दो एक्शंस ऐसे मिले जिनमें एक क्या रहा हो, प्रीसीडिंग एक्शन रहा हो, और एक क्या रहा हो, सक्सीडिंग एक्शन रहा हो। कहने का मतलब वो थ्योरी यहां पर भी कार्य कर रही है। अब थोड़ा समझें, एक एग्जाम्पल लिख लूं मैं, एक एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। हार्डली had he reached the station then the train left। एक और सेंटेंस लिखूं मैं, हार्डली he had completed his task बिफोर द टीचर केम। एक और लिख लूं, स्कार्सली डिड सीता फिनिश्ड हर वर्क बिफोर हर मदर हैड कम। हमने कोशिश की है हर प्रकार का एरर लिखने की, क्योंकि यहां से 3 प्रकार के एरर बन जाते हैं। इन द सेंटेंस फर्स्ट, पहली बात तो आपको जानने की जरूरत यह है कि भाई ये होते क्या हैं वास्तव में। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये काम करते हैं किसका, एडवर्ब का। थोड़ा ध्यान देंगे सभी, किसका काम करते हैं, एडवर्ब का। और ये क्या है, हमारी कंजंक्शंस हैं। क्या है, कंजंक्शंस हैं। तो आप इनको क्या कह देते हो, पेयर कंजंक्शंस का भी कह देते हो भाई रोल। कभी कभी एरर कैसे मिलता है वो अभी बताएंगे हम आपको। तो फिलहाल आपको क्या समझना है कि ये क्या रही होंगी हमारी एडवर्ब और ये क्या रही होंगी हमारी कंजंक्शन। जब मैं पहला सेंटेंस देखूं, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यह सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। और सबसे बड़ा एरर, मैंने क्या बोला था कि यहां से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पहले टाइप का एरर समझ रहे हैं हम यहां पर कि मैंने क्या बताया था, हार्डली स्केर्सली के बाद हमेशा जो पेयर में कंजंक्शंस आती है वो क्या आती है, व्हेन या बिफोर। इसका मतलब देन यहां पर क्या है भाई, गलत है। यहां पर आप किसका यूज करोगे, व्हेन, या फिर किसका यूज करोगे, बिफोर का। अब थोड़ा सा एक और बात समझने की है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भाई यहां पर सब्जेक्ट का यूज आ रहा है और इससे पहले किसका यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, इट मीन्स, थोड़ा ध्यान दें, सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव नहीं है और आप किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर ले रहे हो, वर्ब का प्रयोग कर ले रहे हो। और यहां पर ये हार्डली जो है क्या, एक एडवर्ब है। अब ये कोई इंट्रोगेटिव वर्ड तो है नहीं कि इंट्रोगेटिव वर्ड था तो यहां पर हेड आ गया, फिर ये कैसे आ रहा है भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी आपको सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका इन्वर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, इन्वर्जन। थोड़ा समझ लें इस टॉपिक को भी। इन्वर्जन क्या होता है, द यूज ऑफ वर्ब किससे पहले, बिफोर सब्जेक्ट, इज कॉल्ड इन्वर्जन। कहने का मतलब एक सेंटेंस लिख दूं मैं, ही नेवर टेल्स अ लाई। सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं, नेवर डज ही
टेल लाई। इट मीन्स मैंने बस क्या कर दिया है यहां पर, वर्ब का इन्वर्जन कर दिया, यानी सब्जेक्ट से पहले मैंने किसका यूज कर लिया है भाई, वर्ब का यूज कर लिया है, और यही क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। एक और सेंटेंस लिख दूं मैं, राम गोज देयर, मैंने क्या लिख दिया भाई, राम गोज देयर, और इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं देयर गोज राम। ये सेंटेंस भी क्या है, सही है, और ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। अंतर क्या है भाई, एक आपने लिख लिया है सिंपल स्ट्रक्चर में और एक लिख लिया है इन्वर्जन स्ट्रक्चर में। तो कहने का मतलब जो इन्वर्जन होता है वो किसके साथ होता है, मैक्सिमम एडवर्ब के साथ होता है। किसके साथ होता है भाई, एडवर्ब के साथ। तो मैंने क्या बताया था पहले आपको, हार्डली किसका कार्य करती है, एडवर्ब का। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वर्ब का इन्वर्जन हो रहा है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। आप चाहें तो इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन। बाकी आप कंटिन्यू कर दोगे तो यह स्ट्रक्चर भी क्या है, सही है। अंतर क्या है भाई, यहां पर वर्ब का इन्वर्जन हो रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब के विदाउट इन्वर्जन फॉर्मेट में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, अगला सेंटेंस आपने देखा, हार्डली ही हैड कंप्लीटेड ए टास्क बिफोर द टीचर केम। मैंने क्या बताया था भाई, सेंटेंस 2 तो किसमें रहेगा, बिफोर द टीचर केम, सही है। सेंटेंस 2 में कोई एरर नहीं है। अब थोड़ा सा इसको देखें, हार्डली ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क। मैंने क्या बोला था भाई, या तो आप इसको साथ क्या लिखो, वर्ब का इन्वर्जन करके लिखो, या फिर क्या करो, इस हार्डली को यहां पर पहुंचाओ। तो दो तरीके हैं सही करने के। आप क्या करोगे भाई, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज टास्क, या फिर क्या कर सकते हो, ही हैड हार्डली कंप्लीटेड हिज टास्क। यानी आप किसको पहुंचा दो, हार्डली को कहां पर पहुंचा दो भाई, यहां पर पहुंचा दो। दो तरीके कैसे भी कर लो, दोनों तरीके आपके क्या है, सही है। अब सेंटेंस नंबर 3, ये तो एरर्स हो गए किससे रिलेटेड भाई, ऊपर वाला हो गया कंजंक्शन से रिलेटेड, दूसरा वाला किससे रिलेटेड हो गया, वर्ब इन्वर्जन से रिलेटेड। तीसरा वाला समझते हैं, स्कैर्सली डिड सीता फिनिश्ड हर वर्क बिफोर हर मदर हैड कम। अब इस सेंटेंस में बहुत सारे एरर्स हैं। अगर थोड़ा सा देखें आप, मैंने क्या बताया था, हार्डली और स्कैर्सली वाला सेंटेंस जो है किसमें बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब यहां पर आप डिड का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, हैड का यूज करोगे। आगे सेंटेंस सही है, हाँ अब सेंटेंस सही है। आगे देखें बेटा, बिफोर के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो किसमें आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। इसका मतलब हैड कम लिखना गलत है, आप क्या लिखोगे, केम। तो जो भी एरर्स किस पर बेस्ड आते हैं, हार्डली ऑब्लिक स्कैर्सली पर बेस्ड आते हैं, वो हमने एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या समझना है, हार्डली और स्कैर्सली का यूज हम समझ चुके हैं, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि इसी से जुड़े हुए कुछ और कंजंक्शंस होती हैं, एज सून एज और नो सूनर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है, आप एज सून एज को रिप्लेस कर सकते हो किससे भाई, नो सूनर से, क्योंकि एज सून एज के बाद क्या आता है, हमेशा एक कॉमा आता है, वाइल यहां पर आप किसका यूज करते हो, देन का यूज करते हो। तो जिस प्रकार इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बन जाते हैं, उसी प्रकार इस स्ट्रक्चर में भी क्या बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर बन जाते हैं। कंजंक्शन रिलेटेड एरर भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम टेंस रिलेटेड एरर भी समझेंगे। पहले तो हमने क्या बोला था भाई कि यहां पर हार्डली स्कैर्सली से जुड़ा हुआ सेंटेंस बनता है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन एज सून एज के बाद दोनों के दोनों सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं, ध्यान समझेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में बनते हैं। किसमें भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। क्योंकि यह कंजंक्शन भी कैसे कार्यों को दर्शाता है, टू सिमल्टेनियस एक्शंस को दर्शाता है। कहने का मतलब उन एक्शन के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो ये भी किस में बनेगा भाई, आपका सिंपल पास्ट टेंस में, और ये वाला भी किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। एज सून एज का ही अल्टरनेटिव होता है क्या, नो सूनर। तो एक सेंटेंस लिख दूं पहले मैं, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे एरर बन जाते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं बेटा, मैंने क्या कहा था भाई, इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं। आपने क्या लिखा, एज सून एज आई एंटर द रूम, क्या यह सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस आपका भाई बिल्कुल सही है। आपने क्या कहा, एज सून एज से जुड़ने वाला सेंटेंस किसमें बनता है, सिंपल पास्ट में। जैसे ही मैं कहां घुसा, कमरे में घुसा, मैंने क्या देखा, एक सर्प देखा। अब क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एज सून एज के बाद क्या आता है, कॉमा, इट मीन्स यहां पर देन का यूज क्या है भाई, गलत है, आप किसका यूज करोगे, कॉमा का यूज करोगे। तो यह कौन सा रिलेटेड एरर हो गया बेटा, कंजंक्शन रिलेटेड एरर हो गया। यानी टीयर कंजंक्शन में क्या आता है, इसके साथ हमेशा कॉमा का यूज करते हैं। आगे बढ़ें, नो सूनर आई रीच्ड द स्कूल इट बिगेन टू रेन। आई थिंक इस सेंटेंस में कोई एरर है। क्या एरर है समझते हैं।
मैंने क्या कहा था, एज सून एज के साथ यह वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, सिंपल स्ट्रक्चर का यूज करना है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर के साथ क्या यूज करना है, इन्वर्जन का, यानी वर्ब का क्या होगा भाई, इन्वर्जन। अब थोड़ा समझे, नो सूनर। अब इन्वर्जन क्या होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। द यूज ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। इसका मतलब यहां पर जो रीच्ड है वो रीच्ड का यूज नहीं होगा, किसका यूज करोगे आप, रीच का यूज करोगे। और यहां पर आप किसका यूज करोगे, डिड का यूज करोगे। क्यों करोगे भाई, रीजन क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाओगे। साथ ही साथ एक एरर और नजर आ रहा है मुझे, यहां पर कॉमा का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, THAN, देन का यूज होगा। तो आई थिंक एज सून एज क्या रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर में रहता है, जबकि नो सूनर जो रहता है वो किसका रहता है, वर्ब का। इन्वर्जन आपको करना पड़ता, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आगे बढ़े, नो सूनर डिड आई एंटर द क्लास, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं कहां घुसा भाई, क्लास में घुसा। अब यहां पर THEN नहीं, क्या कॉमा का यूज कर दूं, कॉमा का यूज भी नहीं होगा, किसका यूज होगा, देन का। तो आई थिंक जितने भी एरर्स यहां से प्रोड्यूस होते हैं वो हमने लिख लिए। पहला डिफरेंस आपने क्या समझा, हार्डली और स्केसली के साथ सेंटेंस फर्स्ट किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा वाला किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। जबकि एज सून एज के बाद क्योंकि यह किसको दर्शाता है भाई, सिमल्टेनियस एक्शंस को दर्शाता है। लिख लीजिए इस चीज को, कैसे एक्शंस को दर्शाता है, टू सिमल्टेनियस एक्शंस। यानी क्या नहीं होता, एक्शंस के बीच कोई गैप नहीं होता। तो आप दोनों ही सेंटेंसेज को क्या बनाते हो, सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हो। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो आपको थोड़ा यह समझना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। अनटिल जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, टाइम रेफरेंस के लिए यूज होता है भाई। किसके लिए, टाइम रेफरेंस जिस सेंटेंस में दे रखा है वहां पर आप किसका यूज करोगे, अनटिल का। और जहां पर क्या दे रखी है भाई, कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है, कंडीशन, वहां पर आप किसका यूज करोगे, अनलेस का। दोनों प्रकार समझेंगे। हमने क्या बोला था, कंजंक्शन रिलेटेड एरर कैसे आता है, और साथ ही साथ टेंस रिलेटेड एरर यहां पर कैसे आता है। एक सेंटेंस लिख दूं मैं, चलो थोड़ा समझ लेते हैं। इनको समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट और लिख लें, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तब हम ये डाउट्स लेंगे। अनटिल ऑब्लिक अनलेस के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है वह किस में रहता है भाई, तो मैं आपको बता दूं बेटा, यह वाला सेंटेंस ऑलवेज आपको मिलता है किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में मिलता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब दूसरा वाला सेंटेंस किस में रहता है भाई, दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो किस में रहेगा, सेंटेंस टू। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यह वाला आपको हमेशा मिलेगा या तो इंपेरेटिव सेंटेंस में, किस में भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस में, या फिर किस में, सिंपल फ्यूचर में। अब थोड़ा समझें कि पहले ही बता चुके हम कि अनलेस क्या होता है, एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस होता है। वेट हियर अनलेस आई रिटर्न, अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो क्या कोई टेंस रिलेटेड एरर है। आपने कहा कि भाई वेट हियर सेंटेंस टू इंपेरेटिव सेंटेंस में हो सकता है, इसका मतलब यह वाला सेंटेंस सही है। अब क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि अनटिल का यूज आप किसके लिए करते हो, टाइम रेफरेंस के लिए। और पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, क्या करना, यहां पर इंतजार करना जब तक मैं लौट ना आऊं। इसका मतलब यह सेंटेंस क्या दे रहा है, टाइम रेफरेंस दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, टाइम रेफरेंस दे रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप अनलेस का यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, अनटिल का यूज करोगे। अब दूसरा सेंटेंस, यदि तुम मुझे क्या नहीं दोगे भाई, चाबी नहीं दोगे, तो मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें
मार दूंगा। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या रख रहा है, एक कंडीशन रख रहा है। क्या रख रहा है भाई, कंडीशन। तो इट मीन्स आप क्या यूज करोगे, अनलेस यू गिव मी द की आई विल किल यू। तो ये तो पहले हमने क्या समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया किसके बीच में, अनटिल और अनलेस के बीच में। क्योंकि हमने क्या बोला था कि यहां से जो एरर आते हैं वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, टेंस रिलेटेड एरर भी बनते हैं। थोड़ा समझते हैं। मैंने क्या लिखा भाई, अनटिल ही गोज देयर, जब तक वो क्या नहीं करता, वहां नहीं जाता है, मैं नहीं क्या करूंगा, मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। इट मीन्स कहने का यहां पर जो आप यूज कर रहे हो किसका, डिड का, वो क्या है, गलत है। आप क्या लिखोगे, आई विल नॉट मूव फ्रॉम हियर। क्या बताया था हमने कि अनटिल और अनलेस के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस रहता है किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस टू या तो इंपेरेटिव सेंटेंस में या फिर किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में। आगे थोड़ा समझें, अनलेस ही डज नॉट रिटर्न माई मनी, जब तक वह क्या नहीं कर देता भाई, मेरा पैसा नहीं लौटा देता, मैं क्या नहीं करूंगा, उसकी कोई मदद नहीं करूंगा। अब थोड़ा देखें, एक और बात आपको समझ लेनी है कि अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी क्या नहीं होता है, नॉट का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये स्वयं में क्या रखते हैं, नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अनलेस ही डज नॉट रिटर्न माई मनी, इसका मतलब किसका यूज नहीं होगा, नॉट का यूज नहीं होगा। और नॉट का यूज नहीं होगा तो इट मीन्स डज भी नहीं आएगा और रिटर्न भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, अनलेस ही रिटर्न्स माई मनी कॉमा आई विल नॉट हेल्प हिम। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अनटिल और अनलेस का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंस का यूज समझ लेते हैं। सिंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, ऑल यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर, आप वहां पर देख सकते हैं। तो वहां पर हमने सिंस और फॉर को एज कंजंक्शंस, एज प्रीपोजिशंस, और साथ ही साथ ये क्या बन जाती है भाई, एक एडवर्ब भी बन जाती है, तो उसकी तरह भी हमने यूज किया है। क्योंकि फिलहाल हम कंजंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं और टेंस रिलेटेड एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पर। जैसा कि उस वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था भाई, इसके साथ दो सेंटेंस आपको जुड़े हुए मिलेंगे, सेंटेंस फर्स्ट प्लस सेंस और सेंटेंस टू। तो हमने क्या बोला था कि सिंस के बाद जब भी यह किसका कार्य करता है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा होता है, तो यह वाला जो सेंटेंस है वो किसको दर्शाता है, पास्ट एक्शन को। किसको भाई, पास्ट एक्शन को। और पास्ट एक्शन कहने का मतलब सिंपल पास्ट टेंस। क्या भाई, सिंपल पास्ट टेंस कहने का मतलब आप क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और यह वाला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, सेंटेंस फर्स्ट, यह आप किस में बना सकते थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर किस में भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एरर लिख लेते हैं, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा समझे भाई इस सेंटेंस को। ही हैज बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस ही कम इन दिस सिटी। वह कब से पढ़ रहा है भाई इस स्कूल में, तब से पढ़ रहा है जब वह इस शहर में आया था। कहने का मतलब जो एरर है आपने कैसे फाइंड आउट किया, ये किसका यूज है भाई, सिंस का यूज है। और सिंस के बाद जो सेंटेंस टू है वो किसको दर्शाता है, पास्ट एक्शन को दर्शाता है। इसका मतलब आप किसका यूज करोगे, यहां पर केम का यूज करोगे। किसका यूज करोगे भाई, केम का यूज करोगे। एक और सेंटेंस लिख दूं मैं, थोड़ा समझें इसको सेंटेंस को। मैनी ईयर्स पास्ड सिंस आई मेट हिम। हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, बीच में सिंस का यूज कर रहे हैं। किसका, सिंस का यूज कर रहे हैं। बाद वाला सेंटेंस यानी पास्ट एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में मिलता है। क्या यह सही है, हाँ भैया सेंटेंस क्या है, सही है।
अब थोड़ा इसको देखें, मैनी ईयर्स पास्ड, मैंने क्या बोला, सिंस से पहले या तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज मिलेगा या किसका मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज मिलेगा। इट मीन्स यहां पर एक एरर है और वो एरर क्या है, मैनी ईयर्स है वो पास्ड। अब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे कि यहां पर जो एरर है वो क्या है भाई, मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। बाकी अगर आपको सिंस के और भी यूज देखने हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। चलिए थोड़ा सा इफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होती है भाई, ये कंजंक्शन होती है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यह कहां पर यूज होती है, कंडीशनल सेंटेंसेज में। किस में यूज होती है भाई, कंडीशनल सेंटेंसेज में। तो कुल मिलाकर कंडीशनल सेंटेंस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल यहां पर हम एरर समझने की कोशिश करेंगे कि इफ से रिलेटेड एरर्स किस प्रकार आते हैं। इफ जो है वो सबसे पहले दर्शाती है किसको, जीरो कंडीशन को। किसको भाई, जीरो कंडीशन को। यानी जो क्या होता है, एक प्रकार का आपका जनरल ट्रुथ होता है। क्या होता है, जनरल ट्रुथ होता है, या फिर पहले भी लिख रहे थे हम मैन के साथ, क्या होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है। एग्जाम्पल लिख ले आप, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। कहने का मतलब जीरो कंडीशन किसको दर्शाती है भाई, जनरल ट्रुथ को या फिर साइंटिफिक फैक्ट को। कहने का मतलब यह वाला सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यह वाला भी किस में रहता है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आगे बढ़े थोड़ा सा, आप क्या कहते हो इसको, जीरो कंडीशन कहते हो। दूसरी कंडीशन आती है इसकी पॉसिबल कंडीशन। कैसी कंडीशन भाई, पॉसिबल कंडीशन, या फिर आप क्या कह देते हो, रियल कंडीशन भी कह देते हो। कैसी कंडीशन, रियल कंडीशन। एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। इफ ही कम्स टू मी, यदि वह क्या करेगा, मेरे पास आएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प हिम। आपने किस में बनाया भाई इस वाले सेंटेंस को, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सामने आपने क्या यूज किया, सिंपल फ्यूचर। क्या यूज किया भाई, सिंपल फ्यूचर, यानी विल प्लस B1। थोड़ा सा आगे बढ़े, अगली कंडीशन होती है इसकी अनरियल कंडीशन। कैसी भाई, अनरियल कंडीशन। इसी को आप कह देते हो कैसी कंडीशन, इमेजिनरी। क्या कह देते हो, इमेजिनरी। और क्या कह देते हो भाई, इम्प्रोबेबल। क्या कह देते हो, इम्प्रोबेबल। ये क्या है, एक ही कंडीशन के नाम है। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस लिख लें, चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। इफ आई वर अ किंग, कॉमा, आई वुड हेल्प द पुअर। अब यहां पर ये वाला सेंटेंस किस में बनेगा भाई, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में, सिंपल पास्ट टेंस में। फिलहाल आप समझने के लिए लिख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस में बन रहा है। अन्यथा की स्थिति में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जो वर्ब का यूज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक मूड वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह, एक भाई मूड वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आगे थोड़ा सा देखें, आई वुड हेल्प द पुअर, यानी जो सेकंड सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, वुड प्लस B1। ध्यान देना है कि वुड के साथ हमेशा किसका यूज करना है, आपको B1 का यूज करना है। एक और कंडीशन रह जाती है, एक और कंडीशन समझ लेते हैं। लास्ट वाली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है भाई, इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन। कैसी कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। एग्जाम्पल लिख लूं मैं, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, कॉमा, he would have
पास्ड। यदि उसने मेहनत की होती तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इट मीन्स ये वाला जो सेंटेंस है आप किस में बना रहे हो इसको, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, वुड है प्लस B3। एरर किस प्रकार के आते हैं, यहां से थोड़ा सा हम एरर को डिस्कस कर लेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कुल मिलाकर इफ क्या होती है, ये कंजंक्शन होती है, कहां कहां किस प्रकार यूज होती है, टोटल मिला के यहां पर हम 4 अवस्थाओं में इसका यूज देख पा रहे हैं। पहली कौन सी होती है, जीरो कंडीशन। कहां पर यूज करनी है, जहां पर सेंटेंस से जनरल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट का जिक्र आ रहा हो। कहने का मतलब अगर आप ऐसा करें तो हमेशा वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। वहां पर आप किसका यूज करोगे, इफ क्लॉज को किस में बनाओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सामने वाला सेंटेंस भी किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कई बार सेंटेंस किस प्रकार मिलेगा आपको कि यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी सहायता करूंगा। अब ये सेंटेंस कौन सी कंडीशन का होता है बेटा, पॉसिबल कंडीशन का या रियल कंडीशन का। आप क्या कह देते हो इसको, टाइप 1 भी कह देते हो, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। इफ ही कम्स टू मी तो आई विल हेल्प हिम। अगली कंडीशन कौन सी होती है भाई, अनरियल कंडीशन या फिर इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल या फिर हाइपोथेटिकल। कैसे बनाओगे, पहले वाला सेंटेंस किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। पहले ही समझा चुका हूं भाई, ये क्या होती है, मूड वर्ब होती है। और आगे क्या बनेगा, वुड प्लस B1। फोर्थ टाइप क्या होता है इसका, इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या भाई, इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। ये क्या है, इसकी मेजर कंडीशन है। हमने पहले ही बोला है कंडीशनल सेंटेंस को लेकर हम क्या बनाएंगे, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, तब जाकर आपके सारे डाउट्स यहां से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हमने क्या समझा, इफ का यूज समझा है और कंजंक्शन बेस्ड टेंसेज एरर समझे हैं। थोड़ा सा 1-2 एरर लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा एरर डिस्कस कर लेते हैं। एरर किस प्रकार मिलते हैं यहां से, इफ आई वाज यू, हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर बाज का यूज कर रहे हैं और सामने क्या यूज कर रहे हैं, वुड। इसका मतलब यहां पर हमने क्या समझा था भाई कि बाज का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक मूड वर्ब होती है, क्या होती है, मूड वर्ब होती है, जिस पर सब्जेक्ट का क्या नहीं होता है, कोई इंपैक्ट नहीं होता है। आप क्या करोगे, दोनों कंडीशन को मैच कराओगे, यहां पर वर का यूज और यहां पर वुड का यूज। आगे थोड़ा समझे, हैड ही पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। इसका मतलब ये वाला जो है आपका कौन सा है भाई, कंडीशनल में देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा है। ये आप कह सकते हो मूड वर्ब से रिलेटेड है। यहां पर किसका यूज करोगे, वुड हैव बोर्न, वुड हैव बोर्न। आगे समझे, इफ यू फ्रीज वाटर इट विल टर्न इनटू आइस। अगर देखा जाए तो यह कैसी कंडीशन है भाई, ऑलवेज ट्रू रहने वाली कंडीशन है। इसका मतलब यहां पर विल का यूज नहीं होगा, क्या करोगे, इट टर्न्स इनटू आइस। आगे देखें, इफ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होगी तो भाई मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा। इट मीन्स आप किसका यूज करोगे, विल का। तो आपको क्या कर लेना है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराना है। कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो जाएंगी, आपका एरर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स एक एक करके कवर कर लिए हैं। आइए थोड़ा सा उन एरर्स को देखते हैं जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए थे। आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, धीरे धीरे के आप समझ सकते हो। आई थिंक अब आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।